तो नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे सिंधिया घराने की गृह जिले वाली ग्वालियर विधानसभा सीट की। इसे हम सदर के नाम से जानते हैं। राजशाही के दौर में देश के जाने माने औद्योगिक क्षेत्र वाली ग्वालियर सदर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। हालांकि यदा कदा इस सीट पर कांग्रेस के पंजे ने भी अपनी धाक जमाई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य इस सीट पर मौजूदा स्थिति में जीत इस बात पर ज्यादा निर्भर है कि किस पार्टी ने किस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया है। पिछले चुनाव में दोनों प्रमुख प्रत्याशी क्षत्रिय समाज के थे, इसलिए जीत की दिशा ब्राह्मण और ओबीसी में आने वाली अन्य जातियों ने तय की थी, जिसके चलते कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,000 से भी अधिक मतों के अंतर से हराया था। वहीं अब उनके सामने कितनी कड़ी चुनौती है, कांग्रेस से जो उनके सामने उम्मीदवार है वो कितना दमदार है, टक्कर कितनी कांटे की होगी, इस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। इसमें ग्वालियर की सदर सीट भी शामिल है। यहाँ 2018 के चुनावी दंगल में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,000 मतों के अंतर से हराया था और इन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री पद भी मिला। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कई सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों की राह पर चलते हुए अपना भी इस्तीफा दे दिया। खैर, अब इस रिक्त सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने कांग्रेस के सुनील शर्मा हैं। सुनील शर्मा का ये पहला चुनाव है। उन्हें पिछली बार तोमर के कारण ही टिकट नहीं मिल सका था। करीब 2,80,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर किसी एक पार्टी का बोलबाला नहीं रहा है। 1998 और 2003 में यहाँ बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर लगातार 2 बार चुनाव जीते थे। वहीं 2008 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बाजी मारी थी, जबकि 2013 में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर को हराया था। वहीं 2018 में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पवैया को हार का स्वाद चखाया। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं का बोलबाला है। इनकी संख्या 30,000 से 35,000 के करीब है, जबकि कोरी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 16,000 के आसपास है। इसके अलावा कुशवाहा, वैश्य, जाटव मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। बात इस विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की करें तो इनकी कमी नहीं है। जेसी मिल, ग्रेसिम, सिमको स्टील फाउंड्री, ग्वालियर रेयान जैसी बड़ी फैक्ट्रियों के किकर बंद होने से कभी समृद्धशाली रहा ये इलाका लगातार पिछड़ता गया। यहाँ के लोगों के सामने बेहतर रोजगार आज भी एक समस्या है। ज्यादातर लोग मजदूरी या छोटे मोटे काम धंधों के बलबूते अपना भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं पानी की समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन सब के बीच ग्वालियर की सदर सीट पर कौन बाजी मारता है और किसे निराशा हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ग्वालियर सदर विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र में मौजूद है एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा है। साथ ही बात होगी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी और दोनों दलों के क्षेत्रीय नेताओं से भी। पहले विनोद, सीधे आपसे ही बात करते हैं, कैसे रहेगा इस बार घमासान? सबसे बड़ी बात, वहां क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट ये बहुतायत में है। इसके अलावा जो अन्य दल है, अन्य जातियां हैं, जाटव है, वैश्य है, राठौर है, बाथम है, ये जिस तरफ जाएंगे, मुस्लिम है, उनका पलड़ा भारी होगा। कैसे रहेगा इस बार मुकाबला? और सबसे बड़ी बात ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उपचुनाव थोपा है, यानी बीजेपी के प्रत्याशियों ने उपचुनाव एक बार थोप दिया, इसका असर कितना है वहां? थोड़ा संक्षेप में देखिए त्रिपाठी जी, काफी बेहद और रोचक ये चुनाव माना जाएगा जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 मित्र आमने सामने खड़े हैं। कभी एक दूसरे के लिए
जो वोट मांगते थे, खास करके सुनील शर्मा प्रद्युम्न सिंह के लिए वोट मांगने जाते थे, वो अब अपने पक्ष में डालेंगे। क्योंकि यहाँ जातीय आंकड़ा बड़ा बेहद रोचक है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय लगभग 30-35 हजार है, दोनों ही, एक 30,000 एक 35,000 है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट रहता है वो मुस्लिम समाज के जो 16,000 वोट है, इसके अलावा कोली समाज के भी 16,000 वोट है, और बाकी के अन्य समाज के जो वोट है उनका जिधर रुख चला जाता है उधर ही माना जाता है कि जीत दर्ज हो जाती है। अब पहले अक्सर होता ये रहा है कि यहाँ क्षत्रिय समाज के बीच में ही मुकाबला होता रहा हो, चाहे वो जयभान सिंह पवैया प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच में रहा हो, लेकिन अब पहली बार ये देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही आमने सामने खड़े हैं, दोनों ही जो समाज के लोग हैं वो अपने अपने समाज में जाकर अपने अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो कुछ निर्णायक जो भूमिका रहेगी वो उन मतदाताओं की रहेगी जो अन्य समाज के। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़े हैं हरपाल मांझी, लेकिन हरपाल मांझी जो है वो मांझी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, काटेंगे। लेकिन अन्य समाज के जो वोट है जिधर वो चले जाएंगे वो उसका पल्ला भारी हो जाएगा और उस पर डिपेंड करेगा कि किसकी जीत होती है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कहा था कि वाकई जो चुनाव थोपा गया है, लोग इसको लेकर तो नाराज दिखते ही हैं कि अचानक उनके ऊपर इस तरह से चुनाव थोप दिया गया, जबकि उन्होंने 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था। और उसकी वजह से जो कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी हुई थी, लोग जो संक्रमित हुए थे, उसको लेकर भी लोगों के बीच में आक्रोश है। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जिस तरह से जाकर लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि 15 महीने में उनकी सुनी नहीं गई थी, ग्वालियर चंबल अंचल को विकास नहीं दिया गया था, और अब तमाम जो पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से यहाँ शिलान्यास हुए, नारियल फोड़े गए और भूमि पूजन हुए, उससे लोगों के जो आक्रोश है उसको शांत करने की कोशिश की गई और उनको बताया गया है कि विकास रुक गया था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब चूंकि विकास उनमें 15 साल उनने लगातार जो विकास की यहाँ बयार बही थी, अब फिर 15 महीने में जो रुक गई थी उसको दोबारा शुरू किया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मतदाताओं से किए जा रहे हैं। मतदाताओं में आक्रोश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मतदाताओं में खुशी देखी गई थी कि विकास कार्य तो कम से कम शुरू हुए, चाहे चुनाव के ही बहाने हो, लेकिन उन क्षेत्रों में आवश्यकता है। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जेसी मिल के बेरोजगार मजदूर है, उनके पास अब घर तक नहीं है, रोजगार नहीं है। श्रमिक जो है, रेशम मिल के जो श्रमिक हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास घर तक नहीं है। तो इस तरह के जो मजदूर बाहुल इलाका है, ग्वालियर के पुराना क्षेत्र है, और जो जेसी मिल था उसी से ग्वालियर की पहचान थी, जीआईजी कॉटन मिल से ग्वालियर की पहचान थी, और ये पुराना ग्वालियर कहलाता है। पारंपरिक जो लोग हैं वो इसी ग्वालियर क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि उनके जो मकान है जिसमें वो रह रहे हैं उनको मालकाना हक दे सकते हैं, उनकी देनदारियों को उनको दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से कुछ बातें की जाती हैं तो ये माना जा सकता है कि मतदाताओं का जो आक्रोश है वो कहीं शांत होगा और मतदाता फिर मन बनाएगा कि आखिर किसको वोट देना है। लेकिन सुनील शर्मा का ये पहला चुनाव है, लगातार प्रद्युम्न सिंह के चलते उनको वोट टिकट नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद वो कांग्रेस में रह गए, सिंधिया समर्थक कहे जाते थे। अब चूंकि यहाँ एक परिवर्तन हुआ है, जो कांग्रेस के ब्राह्मण नेता कहे जाते हैं अशोक शर्मा, उन्होंने टिकट न मिलने से क्षुब्ध होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों का जो गणित है वो थोड़ा बहुत बिगड़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई समाज उसके पीछे नहीं चलता। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर अशोक शर्मा कितना नुकसान कर पाते हैं सुनील शर्मा का, क्या सुनील शर्मा उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, नुकसान का भुगतना पड़ेगा। विनोद, क्या जाति समीकरण प्रभावी दिख रहा है? माने कि ठाकुर 36 जो वोट है पूरे प्रद्युम्न जी की तरफ जाते दिख रहे हैं, सुनील शर्मा की तरफ पूरे ब्राह्मण जाते दिख रहे हैं। ऐसा क्या दिख रहा है क्या कि पार्टी को न देख करके प्रत्याशी ब्राह्मण है या ठाकुर है उसको वोट दे दिया जाए? देखिए, चंबल अंचल में हमेशा से जातीय राजनीति होती रही है और जो वोटर है वो भी जाति के तौर पर देखे जाते हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी जाति के तौर पर। जब पार्टियां जाति के आधार पर अपने प्रत्याशी खड़ा करती हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये पता होता है कि इसके आंकड़े जो जाति हैं वो उनको लाभ देंगे। अभी जो देखने को मिल रहा है कि दोनों ही, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि समूची जाति एक किसी व्यक्ति के साथ चल दे। कई ऐसे लोग हमने भी देखे हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थन में लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और कई ऐसे क्षत्रिय लोगों को हमने देखा है, ठाकुरों को देखा है जो सुनील शर्मा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि समूची जाति उनके साथ अगर हो गई है, इस तरह से ये गलत है। हाँ, ये जरूर है कि लोग अपने उसके लिए जाति की तरफ झुकाव रहता है। इस तरह का चंबल में बहुत ज्यादा देखा है। या स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ राज्य की, जो
चाहे प्रदेश स्तर के मुद्दे हो या केंद्र स्तर के मुद्दे हो, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहता। जाति का आंकड़ा जरूर दिखाई देता है, लेकिन ये पूरी तरह से है कि गलत है कि ये किसी व्यक्ति के साथ पूरा समाज एक साथ चल जाए, क्योंकि दोनों ही समाज, दोनों ही व्यक्ति के साथ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर बात की जा रही है, क्योंकि सुनील शर्मा लगातार इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से जो सरकार को अचानक गिरा दिया गया, किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। अब वो दोबारा सरकार में अगर उनकी आती है तो उनके सारे जो समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में किस तरह से जो उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, तो ये भी लोग देख रहे हैं। अभी मतदाता पूरी तरह से शांत है, किसी भी तरह की सुगबुगाहट मतदाता की नजर नहीं आ रही है। और ये सुगबुगाहट आज चूंकि नॉमिनेशन फाइल किया गया, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, इसके अलावा एक अन्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो मतदाता का जो रुझान है वो का कितना प्रभाव रहेगा। खैर विनोद थोड़ा सा रोकेंगे, क्या है, विनोद हम रोकेंगे थोड़ा सा, जो ऊंट है राजनीतिक विनोद और क्या थोड़ा सा रोकेंगे। अग्निहोत्री जी, क्या लग रहा है ये चुनाव थोपने का मुद्दा कितना वहां हावी होगा? नहीं, मुझे लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की जीत के दो फैक्टर होंगे। एक तो खुद जयभान सिंह पवैया, वो कितना साथ देते हैं। दूसरा बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो मांझी है, क्योंकि एक बार बहुजन समाज पार्टी 4000 वोट ले जा चुकी है और दूसरी बार 14000 वोट ले जा चुकी है। तो डिपेंड करेगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने अन्य जो समुदाय हैं, अन्य जो जातियां हैं, उनके कितना समर्थन हासिल कर पाती हैं, और जयभान सिंह पवैया अपने वोटरों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं कि वो प्रद्युम्न सिंह तोमर के फेवर में वोट दे। क्योंकि पारंपरिक जो प्रतिद्वंदिता है दोनों के बीच में, प्रद्युम्न सिंह तोमर और जयभान सिंह पवैया के बीच में, वो किस तरह से जुड़े हुए दिखते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखते हैं। खासतौर से जयभान सिंह पवैया का प्रद्युम्न सिंह तोमर के पीछे कितना खड़े हैं, जब ये साबित होगा तभी तय होगा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की जीत कैसे सुनिश्चित होती है। हमारे साथ बीजेपी के शहर अध्यक्ष है कमल माखीजानी जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कमल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, सब आ रही है। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस चैनल में। हम एक अभी हमारे साथ विनोद शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ भी है वहां। बात ये आ रही है कि कहीं कि बीजेपी ठीक है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसा प्रत्याशी आपके साथ है, मिलनसार है, सरकार आपकी है, लेकिन ये मुद्दा कहीं न कहीं आ रहा है कि चुनाव थोपा गया है जिसपे जनता नाराज है। इसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय सिंधिया जी ने, उनके साथ में 22 विधायकों ने सरकार छोड़ी थी। कमल जी थोड़ा सा रोकेंगे। सुनील शर्मा जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर हम आपसे उत्तर लेते हैं। सुनील शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सुनील जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्रणाम जी। सुनील जी, आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? कमल जी भी हमारे साथ है, सुन रहे हैं। कमल माखीजानी जी, आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? क्या सिर्फ यही कि चुनाव थोपे गए हैं या इसके अलावा कोई विकास का मुद्दा? थोपे गए हैं, लोकतंत्र की हत्या की गई है, षड्यंत्र पूर्वक। एक लोकप्रिय सरकार थी जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। उस जनादेश का अपमान करते हुए षड्यंत्र पूर्वक वह सरकार गिराई गई है। ये जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के जनादेश का अपमान हुआ है और जनता इसका बदला लेगी। तो सिर्फ यही मुद्दा है आपके पास? मुद्दे बहुत से हैं। विकास का मुद्दा है, ठीक है जी, सड़कों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सारे मुद्दे हमारे साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार जनहितैषी कार्य कर रही थी, तो उस सरकार को खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए जनता के जनादेश का जो अपमान किया है, जनता के साथ धोखा किया है, जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। सुनील जी, अशोक शर्मा जी छोड़ गए हैं पार्टी। हाँ, अशोक शर्मा जी पार्टी छोड़ गए हैं प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण। इसने देश की आजादी से लेकर आज तक जी हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ होते हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। जी, तो सुनील जी, कमल जी उत्तर दे रहे हैं आपकी। कमल जी, आपने सुन लिया सुनील जी का कहना है। ये कमल जी खुद दुखी हैं। कमल जी खुद दुखी हैं नई भाजपा से। चलिए, अब वो कमल जी ही बताएंगे। कमल जी,
सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे के आधार पे कांग्रेस सब जगह पूरे 28 जगह लड़ रही है, 28 जगह ने 25 जगह लड़ रही है, जिसमें सुनील जी भी वही मुद्दा लड़ रहे हैं। वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। जैसा कि हमारे विनोद जी ने बताया कि जेसी मिल, ग्रेसिम मिल 15 साल आपकी सरकार रही, बंद हो गई, मजदूरों के पास रहने को साधन नहीं है, क्या कहेंगे अब आप? और जो दीवार से वो छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन छीनने नहीं दूंगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा। चलिए सुनील जी एक मिनट कमल जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम लोग शुरू से ही कह रहे थे जब सरकार बनी थी कि सर अपने बोझ से गिरेगी जी, और आगे जनता ने देखा, सबने देखा, आपने देखा, मीडिया ने देखा कि सरकार अपने बोझ से ही गिरी। बेंगलोर में गद्दारी तो सितारा कांग्रेस ने की है। सुनील जी आपने बात कह दी, मैंने कुछ बीच में बोला क्या? नहीं मैं तो सुनिए, आप सुनिए जी। गद्दारी तो ना सरकार ने जनता के साथ में की, वचन पत्र के एक भी मुद्दे पर ये कांग्रेस सरकार नहीं उतरी, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को कर्जा माफी की बात हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए थे कि 10 दिन में अगर किसानों को कर्जे माफ नहीं हुए तो हम 10 दिन में सीएम चेंज कर देंगे। सीएम का चेंज सरकार ही बदल गई, सरकार ही बदल गई। इनके लोगों ने पार्टी दिखा दी। कैबिनेट मंत्री ये कहते हुए कैबिनेट में से उठे कि कमल जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सुनील जी कमल जी को सुन लीजिए, सुनील जी कमल जी को सुन लीजिए, फिर आपको फिर मौका दे रहे हैं। कमल जी, अरे कमल जी खुद दुखी है साहब। ग्वालियर चंबल आपके कंधे पे आके तो मैं रोता ही हूँ, आपको पता है। ग्वालियर चंबल की संभाग की जनता है, उसके साथ तो उन्होंने दुगनी गद्दारी की। यहाँ चेहरा दिखाया सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री बनाया कमलनाथ को। जिस तरीके से एक सुंदर सलोना चेहरा दिखाया जाता है और शादी बुढ़िया से करा दी जाती है, वही करते कांग्रेस ने किया है। शिवराज सरकार के समय जो जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, चाहे लाली लक्ष्मी कन्यादान योजना में उन्होंने कहा 51,000 रुपए देंगे। एक भी बहन पूरे प्रदेश की मुझे बता दे कि 51,000 उसके खाते में आए। कमल जी ये बताइए कि इस मुद्दे को कैसे आप दबाएंगे? मध्य प्रदेश का जिसके खाते में 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता आया हो। चुनाव थोपने के मुद्दे को कैसे दबाएंगे कमल जी आप? चुनाव तो अगर कोई जनता के आदेश की अवहेलना करता है, जनादेश की अवहेलना करता है, जनता के हित के जो काम है वो करेगा, तो सरकार तो जनता के सामने फिर आना ही पड़ेगा उन लोगों को। भाई इनके बोझ से कहाँ सरकार गिरी? जनता ने उनको जनादेश दिया विकास का। विकास जब कमलनाथ सरकार नहीं कर रही थी तो सरकार छोड़ करके वो फिर से जनता की अदालत में आए और फिर विधानसभा में जाके दिखाएंगे। चलिए सुनील जी, कमल जी ने उत्तर दे दिया है, आप क्या कहेंगे? विकास नहीं हुआ, इस कारण सरकार में मंत्री रहते हुए छोड़ के आए हैं और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। देंगे जी, 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 1 साल का हिसाब की बात कर रहे हैं जी। 15 सुनील जी आप नेटवर्क में नहीं है लगता, नेटवर्क आपका जा रहा है। सुनील जी थोड़ा नेटवर्क में आइए। नेटवर्क में ही हूँ मैं। जी जी अब आ रही है आवाज जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने 15 साल में मध्य प्रदेश का क्या हाल किया? सबको मालूम है, किसानों पे गोलियां बरसाई, किसानों का चोरी किया है, बहनों पे लाठीचार्ज किए। पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है कि ये जो कमलनाथ जी की सरकार थी, जो सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का कर रही थी, वो इनको सहन नहीं हुआ। इनको सत्ता की आदत पड़ रही है, लेकिन जनता सब समझ रही है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब बेचारे नई भाजपा से खुद दुखी है और जनता तैयार है सबक सिखाने को। और चुनाव परिणाम आप देख लेना, ये 1 सीट भी नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता के साथ सदर की बात कर लें, जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। हम तो सदर की बात कर लें, एक भी सीट की क्या। कमल जी मुद्दा वही है और भाजपा में भीतरघात का डर सब जगह है, पूरी 25 सीटों पे। और सुनील जी कह ही रहे हैं कि आप भी एक बीजेपी में जयभान सिंह जी नहीं होते तो आप आते, एक नए नेता आ गए हैं। आप लोग इतने पुराने कर्मठ कार्यकर्ता, कांग्रेस से कोई आके पूरा हाईजैक कर ले पूरा विधानसभा क्षेत्र, ये आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कमल जी?
आप हमें कर्मठ कार्यकर्ता कह रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवदलों का कार्यकर्ता होता है। इसीलिए वो केवल जो है कमल का फूल देख रहा है, पार्टी की सरकार देख रहा है, शिवराज सिंह की जनहितैषी सरकार देख रहा है। वो पार्टी के लिए काम करता है, वो व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। जो निर्देश और जो आदेश संगठन से आता है वो उसका पालन करता है। एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से लगा हुआ है और ये चुनाव हम बहुत अच्छी तरह जीतेंगे। आज ये करें एक सीट नहीं जीतते, सुनील शर्मा जी खुद की अपनी सीट जीत के बता दे तो मैं इनसे बात कर लूंगा 10 तारीख पटना में। दिल से पूछो, दिल से, जब ऊपर से बोल रहे हैं। सुनील जी 10 तारीख को बात करने की बात कर रहे हो, ये ऊपर से बोल रहे हैं, दिल में कुछ और है इनके। हम तो इनसे 10 नवंबर को बात करेंगे। हमको अशोक चक्रधर नहीं है और ये भी अशोक चक्रधर नहीं है को पता पड़ जाती हो। और मैं बता दूं, सत्य सबको मालूम है, इनको भी मालूम है सत्य क्या है। जनता के साथ विश्वासघात करने वाले, जनता के साथ धोखा करने वालों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। ये कितनी भी चाशनी लपेट ले। सिंधिया जी के चेहरे पे वोट पड़े थे, सुनील जी सिंधिया जी के चेहरे पे भी वोट पड़े थे और सिंधिया जी समय बीजेपी के साथ हैं। सिंधिया जी के चेहरे की बात आप कर रहे हैं जी। अरे मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता उजरा मुजरा करते थे साहब, एक कार्यकर्ता की देन है, खून पसीने की मेहनत है जी, उसने सरकार बनाई जी। ये कांग्रेस के मध्य प्रदेश चलिए फिर से नेटवर्क चला जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन जी। धन्यवाद साहब। चलिए सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी बहुत धन्यवाद। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी आपके इसमें विशेष टिप्पणी चाहिए कि कितना भारी रहेगा मुद्दा एक ही कांग्रेस के साथ है, वो भी सरकार गिराने का और थोपने का। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक तो प्रद्युम्न सिंह तोमर की जो एक छवि है जी, एक आम आदमी के साथ खड़े हुए नेता की एक जो छवि है, वो सहज ही नाली में उतर जाते हैं सफाई के लिए, वो सहज ही झाड़ू लेके निकल पड़ते हैं सड़क की सफाई के लिए जी। आम जनता से जुड़ने का जो उनका एक तरीका है और जिस तरह से वो जुड़ते हैं, वो एक खास उनकी अदा है, राजनीतिक अदा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सुनील शर्मा जी का ये पहला चुनाव है, पहली बार वो इस क्षेत्र में उतरे हैं और अब तक प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए कैंपेनिंग करते आए हैं और उनके लिए वोट मांगते आए। तो स्थिति जो है वो मतलब जो स्थिति है वो जो समझ में आएगी कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है या जिस तरह से दूसरे जाति के वोट हैं वो किस तरह से गिरते हैं। क्योंकि आपको याद होगा एक बार 4000, एक बार 14000, 2 बार इस तरह से उन्होंने खेल बिगाड़ने की कोशिश की है और इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितना खेल बिगाड़ती है, खेल सुधारती है, हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में वो उनके वोट जो वोट बैंक है वो ले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की जो वहाँ पर छवि है और जिस तरह से आम लोगों के साथ जुड़ने की उनकी जो कला है, राजनीतिक कला है, उसकी वजह से काफी आसान हो जाएगा प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनाव। चलिए इस वर्ष में विनोद जी से पूछ लेते हैं संक्षेप में। विनोद जी हम जानना चाहेंगे कि हरपाल मांझी बीएसपी के प्रत्याशी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? क्या मांझी मतदाता उनके साथ पूरे जाएंगे? और अशोक शर्मा का कांग्रेस छोड़ना कितना नुकसान देगा सुनील शर्मा जी को? बहुत संक्षेप में। देखिए माना जाता है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के वोट काटती है और अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो कांग्रेस के वोट हैं खास करके उनको दलित वोट मिलते हैं कांग्रेस को और मुस्लिम वोट मिलते हैं, और जो बीजेपी से नाराज हैं वो कांग्रेस को मिलते हैं। लेकिन जब बसपा खड़ी होती है कहीं ना कहीं तो फिर बसपा के पक्ष में चले जाते हैं, यानी बीजेपी को इसका सीधा सीधा लॉस होता है। अब ये हरपाल मांझी कितना लॉस पहुंचा सकते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन उसमें ये भी माना जा रहा है कि चूंकि हरपाल मांझी से बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जो वोट बीजेपी को नहीं जाने थे वो कांग्रेस को जाएंगे और वो वोट बसपा को चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें फायदे में रहेगी कि वो वोट कांग्रेस को नहीं पहुंच पाएंगे। रही अशोक शर्मा को छोड़ के जाने की बात, तो अशोक शर्मा जो कांग्रेस जब छोड़कर गए थे तो ये उसी समय से माना जा रहा था, क्योंकि अशोक शर्मा स्थानीय नेता है, उनकी पूरी इस क्षेत्र में उनकी रिश्तेदारियां हैं, लोगों से काफी मेल मुलाकात है, कांग्रेस के कई पदों पर रहे हैं, मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा उनका तमाम जो जनसंपर्क
संपर्क लोगों के बीच में रहा है, क्योंकि वो खुद चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जो ब्राह्मण समाज के वोट हैं या उनके जो संपर्क में लोग हैं, वो प्रद्युम्न के लिए वो लाने की कोशिश करेंगे और ऐसा उनका प्रयास भी रहेगा। यही कारण है कि उनको बीजेपी में लेकर आए, क्योंकि काफी उनका वर्चस्व था कांग्रेस में। उनका अगर कांग्रेस छोड़ी है तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, कुछ ना कुछ आश्वासन दिया गया होगा, और यही कारण है कि उनकी प्रतिष्ठा का भी ये चुनाव हो जाएगा। उनको भी ये दिखाना होगा कि उनके साथ कितने लोग हैं जो वो प्रद्युम्न के पक्ष में लेकर आए। तो उससे नुकसान जरूर होगा कांग्रेस को। कांग्रेस को नुकसान होने की बहुत सारी स्थिति भी नजर आ रही है, लेकिन मतदाता शांत है। और ये जब मतपेटियां खुलती हैं, यानी ईवीएम मशीन की जब काउंटिंग शुरू होती है, तभी कुछ कह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ और कौन जीता। तो इस तरह के चौंकाने वाले परिणाम अक्सर अंचल में आते रहे हैं, और जो 2018 में जिस तरह से परिणाम आए थे, एक साथ बीजेपी का पूरी तरह से। अग्निहोत्री जी एक सवाल करेंगे, लेकिन समय समाप्त हो गया, बहुत छोटा उत्तर दीजिएगा अग्निहोत्री जी। विनोद, आप इस चुनाव में देख रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर को जयभान सिंह पवैया का कितना साथ मिल रहा है? देखिए, शारीरिक रूप से तो जरूर साथ मिल रहा है, लेकिन अगर पीछे से कितना सपोर्ट है ये तो साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे जब जयभान सिंह पवैया कार्यक्रम में मौजूद होते हैं तो उनके जो समर्थक और कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, लेकिन जब जयभान सिंह पवैया कार्यक्रम में किसी में नहीं होते तो उनके समर्थक और कार्यकर्ता नहीं होते। ये माना जा सकता है कि जो हमेशा हमलावर रहा हो, जिसने महल पर हमला किया हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर से जिसकी कांटे की टक्कर रही हो, जुबानी हमला इतने हद तक बढ़ गया हो कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, तो वो किस तरह से जो मन है, देखिए दिल मिल रहे हैं, उनका कहना है दल मिल गए, लेकिन अंदर की आत्मा कितनी मिल रही है, उनके मन कितने मिल रहे हैं, ये साफ नहीं हो सकता। ये राजनीति है, और राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन किसको कहां पटकनी दे दे और कहां भीतरघात कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, सारी टिप्पणी के लिए, आपकी समीक्षा के लिए। तो ग्वालियर सदर सीट पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,000 से भी ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। हालांकि इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई वाली इस सीट पर अब मतदाताओं के सामने कांग्रेस के टिकट से करीब 2 साल पहले जीतने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से है, तो कांग्रेस से उनके सामने सुनील शर्मा है। ऐसे मतदाताओं का बीजेपी कांग्रेस में कंफ्यूज होने का खतरा दोनों दलों के नेताओं को उठाना पड़ सकता है। खैर, देखते हैं बदली हुई परिस्थितियों में ग्वालियर सदर का संग्राम कौन जीतता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में आज इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे उपचुनाव वाले किसी और विधानसभा क्षेत्र। फिलहाल नमस्कार।